हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पज़ पे, जिसमें अपन ने अभी तक इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के 2 पार्ट हो चुके हैं अभी तक। इसमें सेक्शन 1 to 7 देखा था हमने, उसके बाद 7 से 15 तक देखा। आज अपन सेक्शन 16 की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सेक्शन 16 के बारे में बात करते हैं। व्यक्ति को छुड़ाना, रेस्क्यू ऑफ पर्सन। किस व्यक्ति को छुड़ाने की बात कर रहे हैं? ये उस व्यक्ति को छुड़ाने की बात कर रहे हैं जिसको कि पकड़ लिया गया है, रखा हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है और पर्पज़ है उनका वैश्यवृत्ति कराना। तो इसका क्लॉज 1 कह रहा है, जहां पुलिस प्राप्त सूचना या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना के आधार पर अथवा अन्यथा किसी मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति किसी वेश्यागृह में रह रहा है या वेश्यावृत्ति कर रहा है अथवा वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है, तो वह ऐसे पुलिस अधिकारी को जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा यह निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे वेश्यागृह में प्रवेश करे और ऐसे व्यक्ति को वहां से हटाए और उसे उसके समक्ष पेश करे। मतलब सेक्शन 15 कह रहा है हटाना, मतलब कोई जानकारी मिलती है पुलिस के माध्यम से या अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से, कुछ की जानकारी के आधार पर तो मजिस्ट्रेट किसी ऐसे पुलिस अधिकारी को जो पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है, मतलब सब इंस्पेक्टर से की रैंक के नीचे का व्यक्ति उस नहीं होगा, उसको आदेशित करेगा कि वहाँ जाए और व्यक्ति को वहाँ छुड़ा के लाए और जैसे ही छुड़ाए उसको तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करे। पुलिस अधिकारी व्यक्ति को हटाने के पश्चात तुरंत उस मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा जिसने उसे आदेश दिया था। ठीक है। तो सेक्शन 16 रेस्क्यू की बात करता है, छुड़ाना, हटाना वहाँ से या वहाँ से उसको मुक्त कराना, कि वहाँ पर किसी स्थान पर कोई व्यक्ति वेश्यागृह में है और रह रहा है और वेश्यावृत्ति कर रहा है। ठीक है। तो सेक्शन 17 की बात करते हैं। धारा 15 के अधीन हटाए गए या धारा 16 के अधीन छुड़ाए गए व्यक्तियों की अंतःकालीन अभिरक्षा। इंटरमीडिएट कस्टडी ऑफ पर्सन्स रिमूव्ड अंडर सेक्शन 15 और रेस्क्यूड अंडर सेक्शन 16। 16 में जो हटा रहा है वो कोई मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी को जो सब इंस्पेक्टर से रैंक के नीचे का है उसको आदेशित कर रहा है। वहीं सेक्शन 15 में विशेष पुलिस अधिकारी है जो व्यक्ति को छुड़ा रहा है या हटा रहा है, लेके जा रहा है वहाँ से, तो इनको आखिरकार वहाँ से हटाने के बाद कहाँ रखना है, तो उसकी व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा 17 में है कि अंतःकालीन अभिरक्षा कहाँ होगी। तो क्लॉज 1 कह रहा है, जब धारा 15 की उपधारा 4 के अधीन किसी व्यक्ति को हटाने वाला कोई पुलिस विशेष अधिकारी या धारा 16 की उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति को छुड़ाने वाला पुलिस अधिकारी उसे धारा 15 की उपधारा 5 की अपेक्षानुसार समुचित मजिस्ट्रेट के समक्ष या धारा 16 की उपधारा 2 के अधीन आदेश करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने में किसी कारणवश असमर्थ है, तब वह उसे तुरंत किसी भी वर्ग के निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा और ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उसकी तब तक सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उचित समझता है जब तक कि वह यथास्थिति समुचित मजिस्ट्रेट या आदेश करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया जाता। जब सेक्शन 15 और 16 के अंदर रेस्क्यू कर लिया गया, व्यक्ति हटा दिया गया वहाँ से, तो उसको जिस मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया था या तो उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा या उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पा रहा, किन्हीं कारणवश असमर्थ है, तो पास में जो भी मजिस्ट्रेट हो उनके समक्ष उपस्थित कराएगा, उनके आदेश के अनुसार उसका की व्यवस्था की जाएगी। परंतु ऐसे किसी व्यक्ति को नंबर 1 उस उपधारा के अधीन आदेश की तारीख से 10 दिन से अधिक की अवधि के लिए इस उपधारा के अधीन अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। वहीं ऐसा यदि व्यक्ति रख लिया गया है तो इस उपधारा के अधीन आदेश की तारीख से 10 दिन की अवधि, मतलब 10 दिन से अधिक अवधि के लिए अपने पास नहीं रखा जाएगा, अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं लौटाया जाएगा और ना ही उस किसी व्यक्ति को ऐसे को लौटाया जाएगा जिसके पास वो था और जहाँ पे संभावना है कि उस व्यक्ति के साथ वापस वेश्यावृत्ति हो सकती है या उसके वहाँ पर उसका स्वास्थ्य उस पर हानिकारक असर डाल सकता है। हानिकारक मतलब इन्फ्लुएंस ओवर हिम, मतलब रिस्टोर टू or placed in the custody of a person who may exercise harmful influence over him। हार्मफुल इन्फ्लुएंस उसके साथ हो सकता है, अब हानिकारक व्यवहार उसके साथ हो सकता है, तो उसको वहाँ पे उसको नहीं रखा जाएगा।
17 का क्लॉज 2 है, जब व्यक्ति धारा 15 की उपधारा 5 के अधीन समुचित मजिस्ट्रेट के समक्ष, अब समुचित मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है? वो मजिस्ट्रेट जो ऑथराइज्ड है, जो सक्षम है इस मामलों को सुनने के लिए। व्हेन द पर्सन इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द एप्रोप्रिएट मजिस्ट्रेट under the subsection 5 of section 15 or the magistrate under subsection 2 of section 16, he shall, after giving him an opportunity of being heard, cause an inquiry to be made as to the correctness of the information received under subsection 1 of section 16, the age, character and तो इसमें हम देख रहे हैं जब व्यक्ति धारा 15 की उपधारा 5 के अधीन समुचित मजिस्ट्रेट के समक्ष या धारा 16 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, तब वह उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, मतलब व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष आया, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष आया मतलब उसको सुनवाई का अवसर मिलेगा। तो मजिस्ट्रेट उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात क्या करेगा? धारा 16 की उपधारा 1 के अधीन प्राप्त सूचना के सही होने के बारे में, व्यक्ति की आयु, चरित्र और पूर्व वृत्ति के बारे में तथा उसकी सुपुर्दगी के लिए उसके माता पिता, संरक्षक अथवा पति की उपयुक्तता, और यदि उसे घर भेजा जाता है तो उस असर की प्रकृति के बारे में जो वहाँ की परिस्थितियों में से उस पर पड़ सकता है, जांच कराएगा। और इस प्रयोजन के लिए वह अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अधीन नियुक्त परिवीक्षा अधिकारी को यह निर्देश दे सकेगा कि वह उस उक्त परिस्थितियों की तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके पुनर्वास की संभाव्यताओं के बारे में जांच करे। मतलब जब व्यक्ति को वहाँ हटा के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट उसकी जांच करेगा, उससे बातचीत करेगा, पूछताछ करेगा, और उसको लगता है कि इसके पुनर्वास के लिए पुनर्वास में रखा जाए, इसके या उसके माँ बाप के पास या उसके पति के पास जो भी है इनके पास यदि रखते हैं या जहाँ वो संरक्षा में था वहाँ रखते हैं तो उसके हितों पर प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, उन सब की जांच कराने के लिए वो परिवीक्षा अधिकारी को सौंप सकता है। परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अंतर्गत परिवीक्षा अधिकारी है, फिर उनके पुनर्वास के बारे में सोचेगा और उसके बारे में जांच करने के बाद ही कुछ निर्णय लेगा। वहीं क्लॉज 3 है, मजिस्ट्रेट उस समय जब उपधारा 2 के अधीन मामले की जांच की जाती है ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो व्यक्ति की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उसे समझे। और जब तक की क्लॉज 2 जो 17 की क्लॉज 2 है जिसमें जांच चल रही है, तब तक न्यायालय उस व्यक्ति को ऐसी अभिरक्षा में रखेगा, ऐसी सुरक्षित ऐसी सुरक्षित रूप से रखेगा और सुरक्षित रखने के लिए आदेश पारित कर सकता है। वहीं क्लॉज है परंतु है, जहां धारा 10 के अधीन छुड़ाया गया कोई व्यक्ति बालक या अवयस्क है, सेक्शन 10 के अंतर्गत छुड़ाया गया कोई व्यक्ति कोई बालक या वयस्क है, वहाँ मजिस्ट्रेट ऐसे बालक या वयस्क को बालकों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए किसी राज्य में तत्समय प्रवर्तित किसी बालक अधिनियम के अधीन स्थापित या मान्यता प्राप्त की संस्था में रखने के लिए स्वतंत्र होगा। वहीं मान लो सेक्शन 10 के अंतर्गत कोई बालक या अवयस्क को छुड़ाया गया है, तो बालक हम जानते हैं और जो 16 से कम उम्र का है, अवयस्क जो 16 से 18 के बीच का है, और ऐसा व्यक्ति पाया जाता है या मतलब हटाया गया है और उसकी सुरक्षा की बात है, तो उसको जो राज्य सरकार के अंदर मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं जो इस हेतु बनाई गई हैं, तो वहाँ वो उसको स्वतंत्र के लिए रख सकता है, रखने के लिए स्वतंत्र होगा। वहीं एक और प्रोविजो हो यह और कि किसी व्यक्ति को ऐसे आदेश की तारीख से 3 सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए इस प्रयोजनार्थ अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। 3 सप्ताह की अवधि से अधिक, मतलब ऐसी अभिरक्षा में जो रखा गया है टेम्परेरी जो है उसको 3 सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए नहीं रखा जाएगा। और किसी व्यक्ति को ऐसे किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा जिससे उस पर अब हानिकारक असर पड़ने की संभावना है, हार्मफुल इन्फ्लुएंस की संभावना जहाँ भी है, उस व्यक्ति के अंडर में या उस व्यक्ति के पास उसको नहीं रखा जाएगा। समय अवधि 3 सप्ताह से अधिक नहीं रखा जाएगा। वहीं क्लॉज 4 है 17 का, जहाँ मजिस्ट्रेट का उपधारा 2 में यथापेक्षित जांच करने के पश्चात समाधान हो जाता है, मतलब जितनी आवश्यक है अपेक्षित जांच करने के बाद मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है, तो कहा कि प्राप्त सूचना सही है, जो सूचना उन्हें मिली थी वो सही है, दूसरा कहा उसकी देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, दोनों कंडीशन में, तो वह उपधारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह आदेश कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष से अन्यून और 3 वर्ष से अनधिक, 1 वर्ष से कम नहीं होगा और 3 वर्ष से अधिक का नहीं, ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए किसी संरक्षा गृह में
किसी संरक्षा गृह में, प्रोटेक्टिव होम में या ऐसी अन्य अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाए जो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उपयुक्त समझे। यदि न्यायालय को लगता है जांच करने के बाद कि भाई सही पाई गई है रिपोर्ट और देख रेख संरक्षण की आवश्यकता है, तो किसी संरक्षा गृह में, प्रोटेक्टिव होम में वो 1 वर्ष या न्यून और 3 वर्ष से अनधिक समय के लिए उनको रख सकता है और उसके उचित कारण वहाँ पे वो लिखेगा। परंतु ऐसी अभिरक्षा में ऐसे धार्मिक संप्रदाय के व्यक्ति या व्यक्तियों की निकाय की नहीं होगी जो व्यक्ति के धार्मिक मत से भिन्न धार्मिक मत के हैं, और उन व्यक्तियों से जिनकी अभिरक्षा में व्यक्ति सुपुर्द किया जाएगा, जिनके अंतर्गत संरक्षक गृह के वारसाधिक व्यक्ति भी हैं, ऐसा बंदोबस्त निष्पादित करने की अपेक्षा की जा सकेगी जिसमें जहां आवश्यक साक्ष्य हो वहाँ व्यक्ति की समुचित देखरेख, संरक्षकता, शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सीय और मन चिकित्सीय उपचार तथा न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण संबंधित निर्देशों पर आधारित वचनबद्ध होंगे और जो 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रवृत्त होंगे। मतलब जब भी वो रखेगा तो 1 वर्ष से न्यून समय के लिए और 3 वर्ष से अनधिक के लिए रखा है। मान और वहाँ पे ये भी देखेगा कि वहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उसको ऐसे स्थान पर नहीं रखेगा जो उसके धार्मिक संप्रदाय से भिन्न है, और उसको अभिरक्षा में रखेगा तो अंतर्गत संरक्षण भाषा व्यक्ति उसे बंद पत्र, जो भाषा व्यक्ति है जिसके बंद पत्र में रखा जा रहा है, उसे बंद पत्र लेगा कि वो उसको सुरक्षित रखेगा और पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त करेगा जो उस पर पर्यवेक्षण करता रहेगा कि सब ठीक ठाक है और वहाँ पर उसको स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है, उसकी मन चिकित्सा ठीक हो रही है, उसके शिक्षण, प्रशिक्षण या जो भी अन्य उससे संबंधित सुविधाएं हैं वो सारी उसको मिल रही हैं कि नहीं, इसका पर्यवेक्षण वहाँ न्यायालय करने के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी भी रखेगा। वहीं क्लॉज 5 है, उपधारा 2 के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन करने में मजिस्ट्रेट अपनी सहायता के लिए 5 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक पैनल भी रखेगा। उपधारा 2 के अधीन अपने कृत्यों जो कृत्य कर रहे हैं वो मजिस्ट्रेट, उसके लिए वो क्या करेगा, सहायता के लिए 5 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक ऐसा पैनल रखेगा जिसमें कम से कम, इसमें जहाँ कहीं साध्य हो 3 स्त्रियाँ हों, मतलब वो 5 में से 3 स्त्रियाँ होना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए व्यक्तियों के अनैतिक व्यापार के दमन के क्षेत्र में अनुभवी, अनैतिक व्यापार दमन के क्षेत्र में अनुभवी, आभाषिक कल्याण, आभाषिक मतलब लैंग्वेज पे कमांड का कल्याण कार्यकर्ताओं की विशिष्टता, महिला सामाजिक कल्याणकर्ताओं की एक सूची रख सकेगा। मतलब ऐसे कामों के लिए पहले तो प्रतिष्ठित 5 लोग चाहिए, उसमें से कम 3 महिला हो तो आवश्यक है, अच्छा है, और अनैतिक व्यापार के दमन से संबंधित अनुभव रखने वाले हों, भाषा पर कमांड रखते हों और विशेषतः सामाजिक महिला कल्याण कार्यकर्ता हैं तो उनकी एक सूची वो रखेगा जिनमें से उनको बुला सकता है, उनकी मदद ले सकता है वो। 6 है क्लॉज 6, उपधारा 4 के अधीन किए गए आदेश के विरुद्ध अपील सेशन न्यायालय में होगी, जिसका ऐसी अपील पर निश्चय अंतिम होगा। उपधारा 4 जो है इसकी अधीन किए गए आदेश के विरुद्ध अपील सेशन न्यायालय में होगी। इसके विरुद्ध यदि अपील होगी तो सेशन न्यायालय में होगी और उसका जो निर्णय होगा अपील पर निर्णय वो अंतिम निश्चय होगा। तो ये सेक्शन 17 था जिसमें हमने देखा व्यक्ति को निरुद्ध रखने के बारे में, कैसे रखा जाएगा, कहाँ पर्यवेक्षण होगा वगैरह वगैरह। वहीं 17A जोड़ा है इसमें, और 17A जोड़ा है इनमें सब क्लॉज बाई एक्ट 44 ऑफ 1986 सेक्शन 4 ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, तो अब 17A की बात करते हैं अपन दोस्तों। धारा 16 के अधीन छुड़ाए गए व्यक्तियों को माता पिता या संरक्षकों के अधीन रखने के पूर्व पालन की जाने वाली शर्तें। कंडीशन टू बी ऑब्जर्व्ड बिफोर प्लेसिंग पर्सन्स रेस्क्यूड अंडर सेक्शन 16 टू पेरेंट्स और गार्जियंस। मतलब धारा 16 के अधीन जो छुड़ाए गए व्यक्ति हैं उनको गार्जियन के पास रखने से पहले या माता पिता या संरक्षक के पास रखने से पहले कुछ शर्तें हैं जिनका पालन न्यायालय करेगा। वो शर्तें यदि पूरी होती हैं तो वो उनको उनके सुपुर्द करेगा। देखते हैं क्या हैं शर्तें हैं। धारा 17 की उपधारा 2 में किसी बात के होते हुए भी धारा 17 के अधीन जांच करने वाला मजिस्ट्रेट धारा 16 के अधीन छुड़ाए गए किसी व्यक्ति को माता या पिता, संरक्षक या पति को हवाले किए जाने के लिए आदेश पारित करने के पूर्व माता पिता, संरक्षक के पति की ऐसे व्यक्ति को रखने की समर्थ असलीपन के बारे में किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा अन्वेषण करा सकता है या अपना समाधान कर सकेगा। जो पिता हैं, जो माता हैं, जो संरक्षक हैं, उनकी असलियत क्या है, वास्तव में वो उसको कैसे रखेंगे, क्या मतलब कैसे रखेंगे, उसका कैसे संरक्षण करेंगे, उनकी सामर्थ्य क्या है, इन सब पर विचार करने के लिए वो समाधान कर लेगा न्यायालय, तब उनको सुपुर्द करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा।